नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का मैं आपके मंच द सक्सेस पॉइंट एट द रेट पे शानदार टॉपिक पे शानदार श्रृंखला में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। बहुत ही लाजवाब सेगमेंट होगा आज का दोस्तों, बहुत ही छोटा सेशन होगा। उम्मीद करता हूं कि आपको पसंद आएगा। आप लोग पढ़ रहे होंगे, मेहनत कर रहे होंगे। ईश्वर से मेरी प्रार्थना है कि आप सबका सिलेक्शन हो, आप सब बहुत अच्छे नंबरों से पास हों, आप सब देश की उन्नति में भागीदार बने। दोस्तों, शुरू करने से पहले गुजारिश है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन जरूर ऑन करें जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। लाइक करें, वीडियो आपको कैसी लगती है कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आप 1 प्रश्नों को देखना चाहते हैं या फिर 1 MCQ क्वेश्चन को देखना चाहते हैं तो काफ़ी क्वेश्चन अवेलेबल हैं 1000 से 1500 के आसपास, तो आप उसको देख सकते हैं। जितना ज़्यादा आप प्रश्नों को लगाने का प्रयास करेंगे, जितना ज़्यादा आप प्रश्नों को लगाएंगे, उतना ज़्यादा आप अपने लक्ष्यों के करीब पहुँचते जाएंगे। दोस्तों, लक्ष्य को बाँधना और लक्ष्य को जल्दी हासिल करना, ये बहुत ज़रूरी है दोस्तों। और ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप लक्ष्य को हासिल करने के लिए मेहनत किस तरीके से कर रहे हैं। अगर आपकी मेहनत अच्छी है, तब आपको सफलता ज़रूर मिलेगी दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं आज का शानदार सेशन। भारतीय संविधान पे हमारा डिस्कशन चल रहा है, आइए आगे देखते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने जो व्यवस्था दी है, उसके बारे में देखते हैं। तो सर्वोच्च न्यायालय ने क्या व्यवस्था दी है कि भाषा के संरक्षण के लिए आंदोलन करने का अधिकार भी शामिल है। यानी भाषा के संरक्षण के लिए आंदोलन करने का भी अधिकार शामिल किया गया है। इस अनुच्छेद में दी गई व्यवस्था केवल अल्पसंख्यकों तक ही सीमित नहीं है, क्योंकि नागरिकों के अनुभाग का अभिप्राय अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक दोनों से है। याद रखिएगा, ये जो व्यवस्था दी गई है वो अल्पसंख्यकों को ही नहीं बल्कि नागरिकों के जो अनुभाग है, जैसे कि अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक, दोनों को ही बराबर दिया गया है। अब देखते हैं अनुच्छेद 30 की बात कौन सी की गई है। तो प्यारे दोस्तों, अनुच्छेद 30 शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार है। अनुच्छेद 30 जो है वो अल्पसंख्यक वर्गों, धार्मिक और भाषाई को निम्नलिखित अधिकार प्रदान करता है। आगे देखते हैं। आगे प्यारे दोस्तों, सभी अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि के शैक्षणिक संस्थानों को स्थापित करने और उनके प्रशासन का अधिकार होगा। यानी जो अल्पसंख्यक लोग हैं उनको अपनी रुचि के अनुसार शैक्षणिक संस्थान खोलने का अधिकार होगा और उनके प्रशासन का भी अधिकार होगा। आगे चलते हैं। किसी अल्पसंख्यक वर्ग द्वारा स्थापित और प्रशासित शिक्षा संस्थान की संपत्ति के अनिवार्य अर्जन के लिए उपबंध करने वाली विधि बनाते समय राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि ऐसी संपत्ति के अर्जन के लिए विधि द्वारा नियत या उसके अधीन अवधारित रकम इतनी हो कि उस खंड के अधीन प्रत्यभूत अधिकार निर्बंधित या निराकृत न हो जाएं। यानी कि जो अल्पसंख्यक वर्गों के द्वारा जो संस्थान स्थापित किया जाएगा और उसमें जो शिक्षा संस्थान की जो संपत्ति होगी वो अनिवार्य अर्जन के लिए उपलब्ध कराने वाली विधि बनाते समय, यानी कि उसको अर्जन करने के लिए जो विधि बनाई जाएगी कि किस आधार पर वो अर्जन कर सकते हैं, राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि ऐसी संपत्ति के अर्जन के लिए विधि द्वारा नियत या उसके अधीन अवधारित रकम इतनी हो। यानी कि विधि के द्वारा जो निर्धारित किया गया है वो रकम इतनी हो कि उस खंड के अधीन प्रत्यभूत अधिकार जो अधिकार दिए गए हैं वो निर्बंधित ना हो या फिर निराकृत यानी खत्म ना हो। ये ऐसा किया गया है 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। याद रखिएगा दोस्तों। आगे चलते हैं। सहायता देने में राज्य अल्पसंख्यक द्वारा प्रतिबंधित किसी भी शैक्षणिक संस्थान के साथ भेदभाव नहीं करेगा। आगे है, अनुच्छेद 30 के तहत सुरक्षा की गारंटी केवल अल्पसंख्यकों, धार्मिक और भाषाई तक ही सीमित है। आगे चलते हैं। अनुच्छेद 30 के अल्पसंख्यकों, धार्मिक एवं भाषाई की सुरक्षा का विस्तार नागरिकों के किसी अन्य अनुभाग के लिए नहीं है। ऐसा अनुच्छेद 29 की तरह नहीं है। याद रखिएगा, जो अनुच्छेद 30 है वो अनुच्छेद 29 की तरह नहीं है। और अनुच्छेद 30 के अल्पसंख्यकों जैसे कि धार्मिक एवं भाषाई की सुरक्षा का विस्तार भी नागरिकों के किसी अन्य अनुभाग के लिए नहीं होगा। आगे देखते हैं। अब अनुच्छेद 32 की बात करते हैं दोस्तों। तो अनुच्छेद 32 नागरिकों के मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए संवैधानिक उपचार का अधिकार आधारभूत ढांचे का हिस्सा है। आगे, उच्चतम न्यायालय मूल अधिकारों के रक्षक के रूप में कार्य करता है। आगे है अंबेडकर, एक अनुच्छेद जिसके बिना संविधान अर्थविहीन है या संविधान की आत्मा और हृदय है। यानी भीमराव अंबेडकर के अनुसार संवैधानिक उपचारों का अधिकार यानी कि संविधान की आत्मा और हृदय है। उन्होंने ऐसा कहा था किसको? अनुच्छेद 32 को। आगे, अनुच्छेद 32 के 4 प्रावधान हैं। मूल अधिकारों को लागू करवाने के लिए उच्चतम न्यायालय जाया जा सकता है। याद रखिएगा, किसी भी मूल अधिकार को लागू करवाने के लिए उच्चतम न्यायालय जाया जा सकता है।
या फिर उच्चतम न्यायालय को रिट जारी करने की शक्ति दी गई है। संसद किसी भी अन्य न्यायालय को आदेश, निर्देश या रिट की शक्ति सौंप सकती है। संविधान में वर्णित प्रावधान के अतिरिक्त यह अधिकार निलंबित नहीं किया जा सकता। यानी कि जो भी संविधान में प्रावधान किया गया है कि जो अधिकार दिया गया है 32 के अंतर्गत, उसे निलंबित नहीं किया जा सकता। आगे चलते हैं। अब देखेंगे सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय में अंतर। आइए देखते हैं दोस्तों। पहला है सर्वोच्च न्यायालय, दूसरी तरफ उच्च न्यायालय दिया हुआ है। सर्वोच्च न्यायालय की बात करें तो अनुच्छेद 32 के तहत प्राथमिक क्षेत्राधिकार और अन्याय नहीं है। अनुच्छेद 226 उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय संबंधित है, और अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है दोस्तों? सर्वोच्च न्यायालय ने जो आदेश दिए हैं। अन्याय और प्राथमिक क्षेत्र अधिकार दिया गया है अनुच्छेद 226 के अंतर्गत। सर्वोच्च न्यायालय की बात करें तो वादी उच्च न्यायालय में भी जाया जा सकता है। कानूनी और संवैधानिक अधिकार तथा परंपरागत अधिकार दिया गया है उच्च न्यायालय के अंतर्गत। आगे क्षेत्र अधिकार उच्च न्यायालय से अधिक विस्तृत है। जो क्षेत्र अधिकार है सर्वोच्च न्यायालय का, वो उच्च न्यायालय से अधिक है। और उच्च न्यायालय विस्तृत रिट अधिकारिता, यानी कि वो विस्तृत रिट जारी कर सकता है। सर्वोच्च न्यायालय की बात करें तो रिट जारी करने से मना नहीं कर सकता। इस प्रकार यह नागरिकों के मौलिक अधिकारों का रक्षक और प्रत्याभूति करता है। यानी कि ये जो सर्वोच्च न्यायालय है, ये नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है और उसकी ग्रांटर होता है, पूर्ति करता है, यानी उनकी हर तरह से मौलिक अधिकारों को पूरा करता है। और उच्च न्यायालय की बात करें तो संकीर्ण क्षेत्राधिकार केवल राज्य की सीमा तक ही है। रिट जारी करने से यह मना कर सकता है। आगे चलते हैं। फिर दोस्तों रिट कितने प्रकार की होती है उसका क्षेत्र देख लेते हैं। तो उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय ये जारी कर सकते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध यानी कि प्रोबिहिटी, ठीक है, प्रोहिबिशन जिसको कहते हैं, उत्प्रेषण यानी कि कैटेगरी सर्टियोररी, और अधिक परीक्षा की बात करें तो ये क्यो वारंटो, ये रिट अंग्रेजी कानून से लिया गया है। इन्हें विशेष अधिकार रिट कहा जाता है। इन्हें न्याय झरना भी कहा जाता है। याद रखिएगा दोस्तों, जो उच्चतम न्यायालय है और जो उच्च न्यायालय है वो कौन कौन से रिट जारी कर सकते हैं? बंध्या प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेक्षण और अधिकार परीक्षा। बंध्या प्रत्यक्षीकरण के अंतर्गत क्या आता है दोस्तों? अगर देखा जाए तो इसका अर्थ प्रस्तुत किया जाना, यानी कि न्यायालय गिरफ्तारी का आदेश जारी करने वाले अधिकारियों को आदेश जारी करता है। यानी न्यायालय क्या करता है? गिरफ्तारी का आदेश जारी करता है कि वह बंदी को न्यायाधीश के सामने उपस्थित दर्ज करे, यानी कि न्यायाधीश के सामने उपस्थित करे। आगे चलते हैं। आगे क्या कहता है बंदी प्रत्यक्षीकरण? कि गैर कानूनी बंदी या हिरासत में लिए जाने के खिलाफ व्यक्तिगत स्वतंत्रता का एक अधिकार है। जबरन हिरासत में रखने के विरुद्ध सार्वजनिक प्राधिकरण या व्यक्तिगत दोनों के खिलाफ जारी की जा सकती है। तब जारी नहीं की जा सकती है या जब हिरासत कानून सम्मत हो। न्यायालय की अवमानना, न्यायालय के द्वारा हिरासत में लिया जाना, हिरासत न्यायालय के न्याय क्षेत्र से बाहर हुई हो। जो बंदी प्रत्यक्षीकरण है दोस्तों, ये तभी जारी नहीं होगा जब हिरासत में बंदा हो, न्यायालय की अवमानना हो, न्यायालय के द्वारा हिरासत में दिया गया हो, या फिर जो हिरासत में लिया गया वो न्यायालय के न्याय क्षेत्र से बाहर हो। अब परमादेश की बात करते हैं। तो प्यारे दोस्तों, परमादेश जो होता है उसका अर्थ होता है हम आदेश देते हैं। तो गतिविधि को निर्देशित करता है। न्यायालय द्वारा सार्वजनिक अधिकारी को जारी किया जाता है कि वह उस कार्य को करे जो उसके क्षेत्र अधिकार के अंतर्गत आता है। परमादेश की और क्या विशेषताएं हैं? किसी भी सार्वजनिक निकाय, निगम, अधीनस्थ न्यायालय, प्राधिकरण या सरकार के खिलाफ समान उद्देश्य के लिए जारी किया जा सकता है। आगे चलते हैं। आगे है, जारी तब नहीं किया जा सकता निजी व्यक्ति या निकाय के खिलाफ, गैर संवैधानिक विभागों के खिलाफ, जब कर्तव्य विवेकाधीन हो, संविदात्मक दायित्व को लागू करने के विरुद्ध, राष्ट्रपति या राज्यपाल के खिलाफ, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो न्यायिक क्षमता में कार्यरत हों। प्रतिषेध क्या होता है? इसका अर्थ होता है प्यारे दोस्तों रोकना। तो उच्च न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों को न्यायालय से, न्याय क्षेत्र से उच्च न्यायिक कार्यों को रोकने के लिए केवल न्यायिक और अर्ध न्यायिक प्राधिकारों के खिलाफ रिट जारी की जा सकती है। आगे चलते हैं। तो दोस्तों उत्प्रेक्षण जो होता है उसका अर्थ होता है प्रमाणित होना या सूचना देना। उच्च न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों या अधिकरणों को लंबित मामलों के स्थानांतरण को सीधे या पत्र जारी कर सकता है। निवारक या सहायक दोनों तरह का हो सकता है।
खिलाफ किसके किया जाता है? न्यायिक और अर्धन्यायिक अधिकरणों के खिलाफ। आगे चलते हैं। सन 1991 की बात है। सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि प्रशासनिक प्राधिकरणों के खिलाफ भी जारी किया जा सकता है जब यह व्यक्ति के अधिकार पर प्रभाव डालता है। किसके खिलाफ नहीं है ये? विधायी निकायों के खिलाफ, निजी व्यक्ति या इकाई के खिलाफ। और अधिकार परीक्षा क्या होता है? जिसका अर्थ होता है प्राधिकृत या वारंट के द्वारा। इसके कुछ महत्वपूर्ण पहलू देख लें। न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति द्वारा सार्वजनिक कार्यालय में दायर अपने दावे की जांच के लिए ये जारी किया जा सकता है। अर्थ है प्राधिकृत या वारंट के द्वारा। न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति द्वारा सार्वजनिक कार्यालय अपने दावे की जांच के लिए जारी किया जा सकता है। व्यक्ति द्वारा लोग कार्यालय के अवैध अनाधिकार ग्रहण करने को रोक सकता है। आगे है सार्वजनिक कार्यालयों के मामले में जब संवैधानिक हो। आगे चलते हैं। जारी नहीं किया जा सकता है मंत्री स्तरीय कार्यालय या निजी कार्यालय के खिलाफ। आगे है किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा जारी की जा सकती है, जारी नहीं किया जा सकता पंडित के द्वारा। सॉरी माफ़ कीजिएगा, ये जारी नहीं होता है पीड़ित व्यक्ति के द्वारा, बाकी इच्छित व्यक्ति द्वारा ये जारी किया जा सकता है। अब अनुच्छेद 33 की बात करते हैं। तो अनुच्छेद 33 जो है वो संसद को सशस्त्र बलों, अर्ध न्याय बलों, पुलिस बलों, खुफिया एजेंसियों और अन्य बलों के मूल अधिकारों पर व्यक्तियुक्त प्रतिबंध लगाने का अधिकार देता है। अनुच्छेद 33 की बात करें तो अनुच्छेद 33 के तहत कानून बनाने की शक्ति केवल संसद को है, न कि राज्य विधानमंडल को। आगे चलते हैं। इस तरह के संसद द्वारा बनाए गए कानून को किसी न्यायालय में किसी मूल अधिकार के उल्लंघन के आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती। आगे क्या है कि अनुच्छेद 33 के तहत निर्मित संसदीय कानून जहां तक मूल अधिकारों को लागू करने का संबंध है, कोर्ट मार्शल यानी कि सैन्य कानून के तहत स्थापित अधिकरण को उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के रिट अधिकार क्षेत्र से बाहर करता है। आगे चलते हैं। अनुच्छेद 34 की बात करें तो अनुच्छेद 34 जब भारत में कभी भी मार्शल लॉ लागू है तब अनुच्छेद 34 मूल अधिकारों पर प्रतिबंध के लिए प्रावधान करता है। यह संसद को यह अधिकार देता है कि यह किसी भी सरकारी कर्मचारी या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किए गए कार्य की व्यवस्था को बरकरार रखे या पुनर्निर्मित करे। संसद किसी मार्शल लॉ क्षेत्र में जारी आदेश को वैधता प्रदान करता है। आगे महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है? मार्शल लॉ का तात्पर्य होता है दोस्तों सैन्य शासन, सेना द्वारा सामान्य कानून और सरकार के निलंबन से होता है इसका अर्थ। आगे चलते हैं प्यारे दोस्तों। मार्शल लॉ की अवधारणा को अंग्रेजी कानून से लिया गया है। इसकी अभिव्यक्ति क्या है कि मार्शल लॉ सैन्य शासन को संविधान में कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया है। अनुच्छेद 34 के तहत भारत के किसी भी क्षेत्र में मार्शल लॉ घोषित किया जा सकता है। अब अनुच्छेद 35 की बात करते हैं। अनुच्छेद 35 की बात करें तो अनुच्छेद 35 कुछ विशेष मूल अधिकारों को प्रभावी करने के लिए केवल संसद को ही कानून बनाने की शक्ति देता है, न कि राज्य विधानमंडल को। उसके बाद यह प्रावधान सुनिश्चित करता है कि मूल अधिकारों और दंड व उसकी प्रकृति के संबंध में पूरे भारत में एकरूपता हो, यानी कि एक बराबर संबंध हो। संसद के पास राज्य विधानमंडलों के पास नहीं होता कानून बनाने की शक्ति होगी। आगे चलते हैं। आगे महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है कि रोजगार या नियुक्तियों के लिए निवास की व्यवस्था। अनुच्छेद 16 उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालयों को छोड़कर अन्य न्यायालयों को मूल अधिकारों के निर्देश, आदेश, रिट जारी करने के लिए सशक्त बनाना। यह अनुच्छेद 32 में कहा गया है। सशस्त्र बलों, पुलिस बलों आदि के सदस्यों के मूल अधिकारों का प्रतिबंध अनुच्छेद 33 में है। किसी भी सरकारी कर्मचारी या किसी अन्य व्यक्ति को किसी भी क्षेत्र में मार्शल लॉ के दौरान किए गए किसी भी कार्य के लिए क्षतिपूर्ति देना अनुच्छेद 34 से संबंधित है। आगे कह रहा है संसद के पास राज्य विधानमंडलों के पास ऐसा संबंध नहीं है। मूल अधिकारों के तहत दंडित करने का कानून बनाने के लिए अधिकार होगा। इनमें निम्नलिखित शामिल हैं। क्या शामिल है? अस्पृश्यता का अंत, अनुच्छेद 17 मानव में दुर्व्यवहार और बलात्संग का निषेध यानी अनुच्छेद 23। अनुच्छेद 35 उपयुक्त मामलों पर कानून बनाने के लिए संसद की शक्ति सुनिश्चित करता है। हालांकि इनमें से कुछ अधिकार राज्य विधानमंडलों के दायरे में भी आते हैं। आगे चलते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों सेना विधि की और राष्ट्रीय आपातकाल की। तो सेना विधि जो है यह केवल मौलिक अधिकारों को प्रभावित करता है। राष्ट्रीय आपातकाल की बात करें जिसका उल्लेख 352 में किया गया है, तो यह न केवल मौलिक अधिकारों बल्कि केंद्र राज्य संबंधों, केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व और विधायी शक्तियों के वितरण को प्रभावित करता है तथा संसद के कार्यकाल को भी बढ़ा सकता है। आगे जो सेना विधि है यह सरकार और अदालतों को निलंबित करता है। सेना द्वारा सिविल प्रशासन का संचालन किया जाता है। राष्ट्रीय आपातकाल की बात करें तो यह सरकार और अदालतों को निलंबित नहीं करता। आगे है किसी भी क्षेत्र में कानून व्यवस्था को सुधारने के लिए सेना विधि को लागू किया जाता है जो किसी कारण खराब हो गई होती है।
राष्ट्रीय आपातकाल की बात करें दोस्तों तो इसे केवल 3 आधारों पर लागू किया जा सकता है: युद्ध, बाहरी आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह। अनुच्छेद 312 में इसका उल्लेख किया गया है। इसे देश के किसी भाग या क्षेत्र में लगाया जाता है। इसे पूरे देश में या इसके किसी भी हिस्से में लगाया जाता है। क्या? आपातकाल। संविधान में इसका कोई विशेष प्रावधान नहीं है, अर्थात भारतीय संविधान में सेना विधि यानी मार्शल लॉ को परिभाषित नहीं किया गया है। यह संविधान में निहित रूप में है। और अगर आपातकालीन की बात करें तो संविधान में इसका विशिष्ट और विस्तृत प्रावधान है। यह संविधान में स्पष्ट रूप से दिया गया है। अब मूल अधिकारों के अपवाद की बात करें तो संपादों या संपादाओं आदि के अर्जन के लिए प्रावधान करने वाली विधियों की व्यावृत्ति यानी कि बचाव। आगे है कुछ विधियों या विनियमों का विधिमनीकरण, ये 9वीं अनुसूची में है। कुछ निर्देश तत्वों को प्रभावी करने वाली विधियों की व्यावृत्ति यानी कि बचाव। आगे चलते हैं दोस्तों, मूल अधिकारों की आलोचना देख लेते हैं और मूल अधिकारों का महत्व देख लेते हैं। तो मूल अधिकारों की जो आलोचना है वो अत्यधिक व्यापक सीमाएं हैं। कोई सामाजिक और आर्थिक अधिकार नहीं है इसका। स्पष्टता का अभाव है इसमें। स्थायित्व का अभाव है। आपातकाल के दौरान स्थगित हो जाता है। महंगा उपचार और निवारक निरोध। प्रतिमान दर्शन नहीं है इसका। ये मूल अधिकारों की आलोचना की गई है। अब मूल अधिकारों महत्व क्या है कि देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था की आधारशिला व्यक्तिगत स्वतंत्रता के रक्षक के लिए है। व्यक्ति की गरिमा और सम्मान सुनिश्चित करता है। भारतीय राज्य की धर्मनिरपेक्ष छवि को मजबूत करता है। अल्पसंख्यक के हितों की रक्षा भी करता है। भाग 3 के अतिरिक्त जो अधिकार दिया गया है उसको देख लेते हैं। तो विधि के प्राधिकार के बिना करों का अधिरोपण न किया जाना, यह अनुच्छेद 265 में अनुच्छेद 265 में है और भाग 12 में है। अगले बात करें तो विधि के प्राधिकार के बिना व्यक्ति को संपत्ति से वंचित न किया जाना, यह अनुच्छेद 300 का में किया गया है। भारत के राज्य क्षेत्र में व्यापार, वाणिज्य, समागम की स्वतंत्रता होगी। अनुच्छेद 301 में इसका वर्णन किया गया है। आगे चलते हैं। अब प्यारे दोस्तों, मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व और मूल कर्तव्य देख लेते हैं। तो मूल अधिकार जो है वो वाद योग्य होता है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व वाद योग्य नहीं है। मूल अधिकार राजनीतिक न्याय है और राज्य की नीति निर्देशक तत्व में आते हैं आर्थिक और सामाजिक न्याय, जबकि मूल कर्तव्य में केवल कर्तव्य के रूप में ये बाध्यता नहीं है। मूल अधिकार कानूनी या विधिक निर्बंधन है। नीति निर्देशक तत्व क्या होते हैं दोस्तों? कानूनी या विधिक निर्बंधन नहीं होते ये। और मूल कर्तव्य भी कानूनी या विधिक निर्बंधन नहीं है। मूल अधिकार व्यक्तिगत होते हैं। नीति निर्देशक तत्व समाजवादी होती है। मूल अधिकार स्वयं परिवर्तित है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व स्वयं परिवर्तित नहीं है और मूल कर्तव्य भी स्वयं परिवर्तित नहीं है। आगे चलते हैं। यदि कोई कानून मूल अधिकार का उल्लंघन करता है तो न्यायालय उसे असंवैधानिक घोषित कर सकता है, ऐसा मूल अधिकार में कहा गया है। और अगर हम नीति निर्देशक तत्व की बात करें तो यदि कोई कानून डीपीएसपी का उल्लंघन करता है तो न्यायालय उसे असंवैधानिक घोषित नहीं कर सकता। ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व में इसका उल्लेख किया गया है। दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को सब्सक्राइब करें, माफ़ कीजिएगा, वीडियो को देखें, वीडियो को लाइक करें। वीडियो को कैसे लगती है कमेंट में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। इस चैनल से जुड़ जाइए दोस्तों कि द सक्सेस पॉइंट @ एक ऐसा मंच है जो उन महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चन को और उन महत्वपूर्ण टॉपिकों को आपके बीच में लेकर आता है जिससे आप अपने लक्ष्यों के बहुत करीब पहुंच सकते हैं। दोस्तों, बहुत कोशिश की जा रही है जिससे आपको आपका लक्ष्य हासिल हो। ऐसे से टॉपिक को, ऐसे पॉइंट को आपके बीच में लाया जा रहा है जिससे आप उस पॉइंट से उजागर हो सकें और ये जान सकें कि किस तरह से क्वेश्चन आते हैं। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले के सेशन में जो कि और अच्छा सेगमेंट होगा। तब तक के लिए जय हिंद, विश यू ऑल द बेस्ट।